तो हम बात करते हैं यार लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द मुगल पीरियड की। तो लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं पहले तो, फिर म्यूजिक का अलग सेक्शन होगा। लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे अबाउट दी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल रूल। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल रूल। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो लैंग्वेज था ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या था ड्यूरिंग द मुगल सर, इट इज़ पर्शियन लैंग्वेज, है ना। मुगल एम्पायर के अंदर लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था पर्शियन। वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल एम्पायर। एंड उर्दू एक तरह से कॉमन लैंग्वेज एमर्ज हुआ भाई ऑफ कम्युनिकेशन एक तरह से, बिकॉज हिंदी वाले थे, पर्शियन वाले थे, वो लैंग्वेज ग्रुप तो डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में उर्दू एमर्ज एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। उर्दू emerged as a common language of communication among diverse linguistic groups। एंड बाबर ने यहाँ पे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, तजुक आई बाबरी। वो टर्की के अंदर लिखी थी जिसमें इंडिया के फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताया था। बाबर पढ़ा लिखा इंसान था। रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। उसका नाम क्या था बाबर के ऑटोबायोग्राफी का नाम? तजुक आई बाबरी। तजुक आई बाबरी है वो टर्किश के अंदर लिखा गया था, टर्की वर्ड लैंग्वेज में, जिसमें डिटेल में बताया गया है अबाउट द इंडियाज फ्लोरा एंड फौना, डिटेलिंग इंडियाज फ्लोरा एंड फौना। बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा क्या है भाई? बाबरनामा जो है इट इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तजुकी बाबरी। ठीक है, तजुकी बाबरी जो कि टर्कीज के अंदर था उसका पर्शियन ट्रांसलेशन जो है वो बाबरनामा कहलाता है। तो बाबरनामा इज ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफी ऐसे बोल सकते हो। सो बाबरनामा इट इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तजुकी बाबरी। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तजुकी बाबरी एंड इट वाज ट्रांसलेटेड, किसने ट्रांसलेट किया था टर्किश से पर्शियन में?
बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी जो तुगलक की बाबरी है उसको सो अब्दुल रहीम खान ने, जिसमें इलस्ट्रेशंस भी बताए गए हैं, इंडियन फौना के फोटोज डायग्राम्स भी बताए गए हैं। फौना मतलब जानवर के बारे में बताया गया है। सो इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय अब्दुल रहीम खान and includes illustrations of India fauna। यहाँ पे अगर हम बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने क्या लिखा है, आईने अकबरी, दैट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अकबरनामा जो है हिस्ट्री ऑफ अकबर के बारे में। तो अकबरनामा जो है खुद अकबर ने लिखा, सो इट इज अ बायोग्राफी नॉट ऑटोबायोग्राफी। सो यहाँ पे हमने शुरुआत में बात की लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, तो पर्शियन जो था वो लैंग्वेज था ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या पर्शियन, एंड उर्दू एमर्ज हुआ एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। अबुल फजल authored आईने अकबरी, आईने अकबरी जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किताब थी, एंड अकबरनामा विच इज़ दी अबाउट हिस्ट्री ऑफ अकबर, ये किसने लिखा है, अबुल फजल ने। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर रोड तजुक ई जहांगीरी, जो कि उसका ऑटोबायोग्राफी था। जहांगीर रोड तुजुक ई जहांगीरी, एंड मुतामिद खान जो थे उन्होंने इकबाल नामा ई जहांगीरी जो कि बायोग्राफी बताई है जहांगीर की। तो जहांगीर ने खुद की भी लिखी है और इनकी बायोग्राफी मुतामिद खान ने भी लिखी है। सो जहांगीर रोट तजुक ई तजुक ई जहांगीरी विच इज हिज ऑटोबायोग्राफी। एंड मुतामिद खान wrote इकबाल इकबाल नामा ई जहांगीर, इकबाल नामा ई जहांगीर विच इज दी बायोग्राफी ऑफ जहांगीर मुतामिद खान। मुतामिद खान जो थे उसने इकबाल नामा आई जहांगीर लिखा है। उसके बाद शाहजहाँ की जो बायोग्राफी है भाई, शाहजहाँ की जो बायोग्राफी है, शाहजहाँ बायोग्राफी की बात करें उसका नाम क्या है,
पद्शाहनामा, ठीक है। पद्शाहनामा, पद्शाहनामा जो कि रिटन किसने लिखा है? दिस रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, was written by अब्दुल हामिद लाहौरी एंड जो इनायत खान थे, इनायत खान की बात करें तो इन्होंने ही ऑल्सो रोट शाहजहांनामा, he also wrote शाहजहांनामा। सो पद्मा शाहनामा जो है वो बायोग्राफी है शाहजहां का, किसी और ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। एंड इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा है, जो कि बायोग्राफी है, इनायत खान ने लिखा है, ठीक है। तो दो इंसान, दो बायोग्राफी लिखे हैं। एक तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है जिसको पद्मा शाहनामा कहा है, एंड एक है इनायत खान जिसको लिखा है शाहजहांनामा कहा है, ठीक है। सो दिस आर बोथ शाहजहां बायोग्राफीज। ना रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइक उड़ीसा, मतलब उड़िया, बंगाली, राजस्थानी, गुजराती, वो इस समय यहाँ पे डेवलप हुआ यार ड्यूरिंग द मुगल्स। रीजनल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, उड़िया, राजस्थानी एंड गुजराती डेवलप्ड। यहाँ पे जो हिंदी लिटरेचर था वो एक तरह से ग्रो हुआ यार इन द मुगल कोर्ट सिंस अकबर्स टाइम। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था, हिंदी पोइट, ठीक है, हिंदी रामायण के अंदर, वो भी यहाँ पे इसी समय लिखा गया था। सो हिंदी लिटरेचर ग्रू, जिसमें पोइट्स की बात करें इन द मुगल कोर्ट, वो हमको देखने को मिले सिंस अकबर टाइम्स। एंड इसमें हम बात करते हैं अबाउट तुलसीदास की, who wrote रामचरितमानस, रामचरितमानस इन चीज़ें हिंदी रामायण। ओके, वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है। एंड रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तो रामायण में सीता को जो ले चले गए रामकृष्ण, ये सब बारे में लिखा गया है, बट रामचरितमानस को तो राम की जिंदगी के बारे में लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। सो हिंदी लिटरेचर ग्रू हुआ ड्यूरिंग दी अकबर टाइम्स। यार यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी लिटरेचर में तुलसीदास की, जिन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी लिटरेचर के बाद पर्शियन लिटरेचर की, सो पर्शियन लिटरेचर में
सो पर्शियन लिटरेचर की बात करें तो इट फ्लरिश्ड विथ ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट। यार संस्कृत टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन देखने को मिला। एंड ड्यूरिंग द मुगल्स यहाँ पे पर्शियन लिटरेचर जो था वो फ्लरिश करता था विथ ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट महाभारत, जो कि ट्रांसलेट किसने किया था? अबू फजल ने, जो कि अकबर के कोर्ट पोइट थे यार। ठीक है, और अबू फजल ने और क्या लिखा है यहाँ पे? अबू फजल ने दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। रिटेन आईने अकबरी एंड अकबरनामा। ठीक है, ये याद रखना है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने ट्रांसलेट किया है महाभारत को, ठीक है, पर्शियन के अंदर संस्कृत से। महाभारत वॉज translated under अबुल फैजी। अबुल फजल बोलते हैं हु इज़ दी अकबर्स कोर्ट पोइट। एंड दारा सिखों ने ट्रांसलेट किया भगवत गीता एंड उपनिषद को बहुत सारे इनटू पर्शियंस। एंड मजमा उल बहरीन किताब जो लिखी वो दारा सिखों क्योंकि बेटा था किसका भाई? शाहजहां का। उसके यहाँ पे बातें की गई हमने। सो दारा सिखो translated the Bhagavad Gita and Upanishads into Persian and wrote Majma-ul बहरीन। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं बादूनी की, जो कि क्रिटिक थे ऑफ अकबर। इन्होंने ट्रांसलेट किया महाभारत को एज राजनामा। बादौनी क्रिटिक ऑफ अकबर ट्रांसलेटेड महाभारत। देखो महाभारत को दो लोगों ने ट्रांसलेट किया, एक तो अबुल फजल ने एंड एक बादौनी ने। ठीक है, सो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? ट्रांसलेटर के राजानामा नाम दिया यार। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमने बात की तो महाभारत को ट्रांसलेट किया गया, भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया, उपनिषद को ट्रांसलेट किए गए। एंड मजमा उल बहरीन किसने लिखा है? दारा सिखों ने। एंड राजानामा जो है वो ट्रांसलेट करके किसने लिखा है भाई? बदौनी ने। सो महाभारत इज ट्रांसलेटेड बाय अबुल फजल एंड दारा सिखो ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन एंड रोट दी मजबुल बहरीन। एंड बदौनी ने, एक जो कि क्रिटिक थे, उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया और उनका जो ट्रांसलेशन था वो राजनामा के नाम से कहलाया। तो दो लोगों ने ट्रांसलेट किया भाई, एक तो अबुल फजल महाभारत को ट्रांसलेट किया एंड एक तो यहाँ पे राजानामा कह रहा है जिसको बदौनी ने ट्रांसलेट किया। हमने बात की अबाउट द लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल्स यार। ठीक है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल्स की बात की। तो ये हमने बात की अबाउट द लिटरेचर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मुगल पेंटिंग्स की। हु इज़ द आर्किटेक्ट किंग यार? शाहजहां। हु इज़ द पेंटर किंग? जहांगीर। फॉन्ट था, बहुत पसंद था उसको पेंटिंग जहांगीर को। सो मुगल पेंटिंग्स की बात करते हैं मुगल पेंटिंग की जो ओरिजिन था उसकी बात करते हैं। मुगल पेंटिंग ओरिजिन कहाँ से किया गया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ भाई?
सो इट इवॉल्व फ्रॉम द पर्शियन, जो मिनीचर पेंटिंग स्टाइल था वहाँ से मुगल पेंटिंग इस एक तरह से इवॉल्व हुआ, जिसने हिंदू बुद्धिस्ट जैन इन्फ्लुएंस भी देखा वहाँ पे देखने को मिला। एंड हुमायूं, जो कि यहाँ पे पर्शियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद को लेके आए थे, वहाँ से भी एक तरह से मुगल पेंटिंग्स का यहाँ पे हम ओरिजिन की बात करते हैं कि वहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा यार मुगल पेंटिंग्स इंडिया में। सो ओरिजिन के अंदर evolved from the Persian miniature painting style, incorporating Hindu, Buddhist and Jain influence। एंड हुमायूं जो था दैट इज बाबर का जो बेटा है, हुमायूं ब्रॉट पर्शियन आर्टिस्ट मीर साइद अली एंड अब्दुल समद। सो ये पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल की बात की भाई कि मुगल्स इसके लिए फेमस थे। मीर साइद अली यहाँ पे आए थे एंड जो अब्दुल समद थे, तो वहाँ पे एक तरह से ये आर्टिस्ट लाए, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद ये जो ओरिजिन के बाद जो नरेटिव रोल था, इट इज़ यूज टू डिपेक्ट, ज़्यादातर जो है कि जो पेंटिंग्स थे वो मुगल एम्पायर को बड़ा शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि फ़ोटोज़ बनाओ और इनको बड़ा है ना दिखावा करने के लिए। तो नरेटिव रोल था ज़्यादातर मुगल पेंटिंग्स का। यूज टू डिपिक्ट द ग्रैंडियर ऑफ मुगल एम्परर्स। तो ये हमने बात की बट मुगल पेंटिंग्स की ओरिजिन एंड नरेटिव रूल की नाव। अगर हम सबसे पहले तो अकबर के कंट्रीब्यूशन की बात करें, अकबर का कंट्रीब्यूशन टू द मुगल पेंटिंग्स, तो यहाँ पे पैट्रोनेज की बात करते हैं। सबसे पहले तो नोटेबल पेंटर्स कौन कौन से थे अकबर के कंट्रीब्यूशन में एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किए गए, इनोवेशन की बात करते हैं यार अकबर कंट्रीब्यूशन टू द मुगल पेंटिंग्स के अंदर। सबसे पहले तो पैट्रोनेज। सो एक तरह से एक लाइब्रेरी इन्होंने मेंटेन किया जिसमें अराउंड 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो कि एक तरह से इम्पीरियल आर्ट स्टूडियो के फॉर्म में यहाँ पे एस्टेब्लाइज किया गया, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम आर्टिस्ट दोनों थे भाई। maintained a library of around 24,000 illustrated manuscripts एंड यहाँ पे established and imperial art studio encouraging Hindu and Muslim artists
पैट्रनेज के बाद हम बात करते हैं अबाउट नोटेबल पेंटर्स की। नोटेबल पेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं बसवन की, मिस्किना की एंड दसवंत की। बसवन, मिस्किना, दसवंत। नोटेबल वर्क्स की बात करें तो तूतीनामा की बात करते हैं यार। यहाँ पे तूतीनामा जो कि पैरोट के कहानी के बारे में बताता है, एंड हज है ना, हमजा नामा जो है, ये सब नोटेबल वर्क्स हैं यहाँ पे। अकबर की तरह से बोल सकते हैं यार। जो फोटोज़ हैं वो, ठीक है, पेंटिंग्स हैं, दिस आर दी। तूतीनामा इज अ पेंटिंग यार, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट टेल्स ऑफ पैरेट। तूतीनामा का मतलब क्या होता है? टेल्स ऑफ पैरेट। एंड हमजा नामा, हमजा नामा, ये हमने नोटेबल वर्क्स की बात की। अगर हमने बात करें यहाँ पे इनोवेशन की, तो यहाँ पे इनके समय क्या एक तरह से इनोवेशन के तौर पे आया यार? तो वॉल पेंटिंग्स जो थे वो मिनिएचर पेंटिंग से एंड बुक इलस्ट्रेशन से रिप्लेस हुए यार अकबर की वजह से। सो इनोवेशंस की अगर हम बात करें, दीवार में जो पेंटिंग बनाने का जो चलन था वो छोटे छोटे पेंटिंग्स से रिप्लेस हुआ। सो रिप्लेस्ड वॉल पेंटिंग्स विथ मिनिएचर पेंटिंग्स एंड बुक इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो नोटेबल पेंटर से अगर हम बात करें, अकबर के जो थे वो बसवन, मिस्किना एंड दसवन थे। तूतीनामा जो एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, हमजानामा जो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, ये हम अकबर के समय की बात करते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट अकबर कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बट जहांगीर का जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड द पेंटिंग, बिकॉज जहांगीर इज नोन एज द पेंटर किंग यार। जहांगीर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं टुवर्ड पेंटिंग्स इज नोन एज द पेंटर्स किंग। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द मुगल पेंटिंग्स वो किसका है भाई? जहांगीर का। सो मेन सबसे पहले तो यहाँ पे अगर थीम की बात करें तो जहांगीर किस थीम का यहाँ पे फोटोज़ बनाते थे यार? तो ये पोर्ट्रेट्स, इंसान के खड़े हुए फोटोज़ को बनाते थे, इंसान के फोटोज़ को। उसका पेंटिंग्स बर्ड्स का, एनिमल्स का एंड फ्लावर्स पेंटेड विथ रियलिज्म। उसके बाद जो कलर इनका यूज़ किया जाता था, कलर यूजेस की बात करें सो कलर यूजेस में हम बात करते हैं कि हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वाइब्रेंट शेड्स लाइक पीकॉक ब्लू एंड रेड। जहांगीर के कंट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं और जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है उसकी। सो यूरोपियन इन्फ्लुएंस के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे जहांगीर ने अडॉप्ट किया एक सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम यूरोपियन आर्ट यार। अडॉप्टेड सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम यूरोपियन
आर्ट। एंड स्टाइल की बात करें सो फाइनर ब्रश वर्क एंड लाइटर कलर्स का इस्तेमाल किया गया एंड 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे कलर यूजेस के बाद जो नोटेबल पेंटर्स थे ड्यूरिंग द जहांगीर, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत अब्बुल हसन की, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर की। अब्बुल हसन, बिशान दास, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर, दी सारी नोटेबल पेंटर्स जो कि जहांगीर के समय देखने को मिले भाई हमको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो नोटेबल वर्क है यहाँ पे, दैट इज जहांगीर नामा। वो एक पेंटिंग है भाई, ये यहाँ पे पेंटिंग से बताया गया है। तो इन्हें बात की अबाउट दी जहांगीर कंट्रीब्यूशन की टुवर्ड पेंटिंग्स, टुवर्ड मुगल पेंटिंग्स। थीम कलर यूजेज की बात की हमने हमने नोटेबल पेंटर्स की बात की, हमने यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखा भाई कि इसमें मुगल्स पेंटिंग्स में हमने जो स्टाइल था उसकी बात की, 3 डायमेंशनल एक तरह से इफेक्ट देने के लिए लाइटर फाइन ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता था। जहांगीर के कंट्रीब्यूशन के बाद हम बात करते हैं वो शाहजहां कंट्रीब्यूशन की। सो जो शाहजहां के कंट्रीब्यूशन हैं इसमें हम बात करते हैं अबाउट इरोटिक आर्ट, एक तरह से पेंटिंग्स ऑफ लवर्स इन इंटीमेट पोजीशन, आपस में दो लोग एक दूसरे के पास करीब है पास में पोजीशंस में जो इरोटिक आर्ट है वो इंट्रोड्यूस किया किसने भाई, शाहजहां ने। मुगल से शाहजहां वही है जिसने आर्ट एक तरह से प्यार मोहब्बत की बातें की तो ताजमहल ही बनाया, तो लोगों को एक तरह से प्यार के बारे में बताना चाहते थे। सो दी ही ऑर्डर्ड पेंटिंग्स ऑफ lovers in intimate positions। एंड शाहजहां जो एल्डेस्ट सन था दैट इज एक तरह से फोकस्ड ऑन नेचुरल एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स यार। शाहजहां एल्डेस्ट सन फोकस्ड ऑन नेचुरल एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो शाहजहां का जो एल्डेस्ट सन था दैट इज दारा सिकोई फोकस्ड ऑन नेचुरल एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स यार। एंड इसने जो इस तरह से स्टाइल शिफ्ट किया, ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां ने स्टाइल शिफ्ट किया, मतलब जो कोट पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादा रिजिड एंड फॉर्मल होने लगे। स्टाइल शिफ्ट दैट इज कोट पेंटिंग्स
become more rigid and formal. पर्सनल कलेक्शन की बात करें सो पर्सनल कलेक्शन के अंदर जो शाहजहाँ था उसने आर्ट वर्क को कमीशन किया बेस्ड ऑन गार्डन्स एंड एस्थेटिक थीम्स यार. कमीशनड आर्ट वर्क्स बेस्ड ऑन gardens and aesthetic themes. नोटेबल वर्क की बात करें सो जो पद शाहनामा है वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जहांगीर का फोटो से रिलेटेड यार. पद शाहनामा. ओके. सो इरोटिक आर्ट की बात की हमने ड्यूरिंग दी शाहजहां कंट्रीब्यूशन में इरोटिक आर्ट की बात की. स्टाइल शिफ्ट देखने को मिला जो शाहजहां का जो एल्डेस्ट सन था फोकस्ड ऑन नेचुरल एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स यार. नोटेबल वर्क की बात करें तो पद शाहनामा वॉज ए नोटेबल वर्क. पर्सनल कलेक्शन के अंदर हमने बात की कि यार इसमें बहुत सारे आर्ट वर्क जो थे वो गार्डन एंड एस्थेटिक थीम पे बेस्ड थे. तो ये हमने बात की अबाउट दी शाहजहां कंट्रीब्यूशन टू मुगल पेंटिंग्स. तो ज़्यादातर मुगल पेंटिंग्स में सोचते ही आपके पास दिमाग में आना चाहिए भाई जहांगीर हु वाज द पेंटर किंग्स के नाम से जाना जाता था, पेंटर किंग के नाम से जाना जाता था उसको. सो ये हमने बात की अबाउट मुगल पेंटिंग्स में जिसमें हमने बात की ओरिजिन नैरेटिव रोल अकबर के कंट्रीब्यूशन की, जहांगीर के कंट्रीब्यूशन की, शाहजहां कंट्रीब्यूशन की. नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे जो पार्ट है वो है अबाउट म्यूज़िक की बात करते हैं. म्यूज़िक के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी आर्किटेक्चर की. सो म्यूज़िक में मुगल्स के अंदर यहाँ पे अकबर पीरियड की बात करें तो जो ग्वालियर के जो तानसेन थे उन्होंने बहुत सारे रागास कंपोज किए. तो बच्चे बच्चे को बताया तानसेन के बारे में. तानसेन जब गाना गाता था तो पानी गिरने लगता था भाई. सो म्यूज़िक में अकबर की जो पीरियड है इसने पैट्रोनाइज किया किस चीज़ को. पैट्रोनाइज्ड तानसेन ऑफ ग्वालियर who composed many rags. एंड जहांगीर एंड शाहजहां पीरियड की बात करें तो एक तरह से म्यूजिशियन को कंटिन्यू है ना प्रोत्साहन देना उन्होंने भी कंटिन्यूड रखा. जहांगीर एंड शाहजहां की बात करें सो कंटिन्यूड पैटर्नेज ऑफ म्यूजिक. है ना और म्यूजिशियंस यार. ठीक है. तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट ये हमने बात की अबाउट शाहजहां एंड जहांगीर पीरियड की. नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी मुगल आर्किटेक्चर की. सो मुगल आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो मुगल एरा के समय एक पीक पे पहुंच गया था भाई. इंडो इस्लामिक
आर्किटेक्चर पीक ड्यूरिंग मुगल एरा एंड फर्स्ट मेजर मुगल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो हुमायूं का जो टूम्ब है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, जिसमें मेन गेटवे है, एक गार्डन है, सो जो कि एक तरह से प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल की तरफ बोल सकते हैं। फर्स्ट मेजर मुगल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट हुमायूंस टूम्ब की, जो कि दिल्ली के अंदर है, built with red sandstone featuring a main gateway and garden setting, a precursor to the Taj Mahal यार। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुगल आर्किटेक्चर में जो चीज़ है वो है ताजमहल, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट मेजर मुगल स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें हमने बात की कि अबाउट हुमायूंस टॉम्ब, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है, विच इज़ ए प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल यार। ना अलग अलग फेज में अलग अलग लोग थे, जिसमें हम अलग अलग कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर के कंट्रीब्यूशन की टुवर्ड मुगल आर्किटेक्चर। सो अकबर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने जो फोर्ट है वो बनाया एट आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। बिल्ट फोर्ट्स एट आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। एंड जो बुलंद दरवाज़ा है जो कि फतेहपुर सीकरी में है, उसको किसने बनाने के लिए बोला था भाई? अकबर ने। गुजरात में जो जीता था, इन्होंने जीत हासिल की, उसके देखते हुए बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। सो बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी commemorated by Akbar after victory over गुजरात। एंड जो फतेहपुर सीकरी है यार, स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फतेहपुर सीकरी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल एक तरह से ब्लेंड देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी स्ट्रक्चर्स ब्लेंडेड पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल, मतलब एंड इंडियन स्टाइल। जिसमें हम बात करते हैं टूम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, जोधाबाई पैलेस, इबादत खाना, बिरबल हाउस। टूम्ब ऑफ सलीम चिश्ती विच इज चिश्ती सेंट यार। जोधाबाई वॉज द अकबर्स वाइफ, जिसमें जोधा अकबर, जोधा अकबर तो बहुत फेमस हुआ, ठीक है, लाइक शाहजहां, नूरजहां, इबादत खाना एंड बिरबल हाउस। ये जो है ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलते हैं यार, ठीक है। सो फतेहपुर सीकरी में इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशंस रहा है अकबर का, वो जो फतेहपुर सीकरी में देखने को मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अकबर के बाद जहांगीर की। सो जहांगीर कंट्रीब्यूशन के अंदर इन्होंने जो अकबर का मौसलम है वो बनाया था, सिकंदरा मतलब नियर दिल्ली, मतलब नियर आगरा। अकबर का मकबरा एक बोल सकते हैं। जहांगीर बिल्ट अकबर्स मौसलम एट सिकंदरा दैट इज नियर आगरा। एंड एक तरह से जो इतिमद उल दुलाह टोम्ब जो है वो बनाया था, विच इज़ द फर्स्ट मुगल स्ट्रक्चर जो कि पूरा पूरा मार्बल से बनाया गया था। सो जहांगीर कंस्ट्रक्टेड इतिमद उद दुलास का जो टूम्ब है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, विच इज़ द फर्स्ट मुगल स्ट्रक्चर विच इज़ बिल्ट एंटायरली इन मार्बल। ठीक है। रेड सैंडस्टोन से किसका यहाँ पे टूम्ब बना था? हुमायूं का। तो ये हमने बात की अबाउट जहांगीर के कंट्रीब्यूशन की, अकबर का मौसलम बनाया था यार, एंड इतिमुदुल्लास टूम्ब बनाया था जो कि किससे बना था? पूरा पूरा मार्बल से बना था। जहांगीर के बाद हम बात करते हैं शाहजहां के कंट्रीब्यूशन की। एंड सबको पता है शाहजहां बोलते ही ताजमहल का दिमाग में आता ही है भाई। शाहजहां कंट्रीब्यूशन की बात करें सो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मार्बल देखा गया बाई दी शाहजहां। यार शाहजहां बहुत ज़्यादा मार्बल का इस्तेमाल करते थे। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मार्बल विथ इंटीग्रेट पाइत्रदूरा का जो इस्तेमाल है एक तरह से वो ज़्यादातर शाहजहां के द्वारा, दैट इज़ द इनले वर्क, पत्थर के बीच में जो तराशना का वर्क है ना उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया किसने? शाहजहां ने। आर्चेस बनाए भाई, मीनारत्स बनवाए। सो आर्किटेक्ट किसको बोलते थे? शाहजहां को। तो आर्किटेक्ट में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। एंड बिल्ड क्या क्या किया उसकी बात करें तो जो रेड फोर्ट है दिल्ली के अंदर वो किसने बनाया है? रेड फोर्ट एट दिल्ली इज बिल्ड बाय शाहजहां। जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर वो भी किसने बनाया है भाई? शाहजहां ने। एंड जो ताजमहल है आगरा में वो किसने बनाया है? शाहजहां ने। तो सबसे जो कंट्रीब्यूशन रहा है मुगल आर्किटेक्चर में शाहजहां का, इसीलिए जिनको क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट किंग कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट मुगल आर्किटेक्चर। म्यूज़िक की बात की हमने बात की मुगल पेंटिंग में शाहजहां के कंट्रीब्यूशन, जहांगीर के कंट्रीब्यूशन, अकबर के कंट्रीब्यूशन की। उससे पहले हमने बात की अबाउट द लिटरेचर यार, जिसमें पर्शियन लिटरेचर किसने क्या लिखा है, बाबरनामा की बात की है ना। So this is all about art, literature and architecture, music during the Mughal period.